तो पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ में ये पार्ट 3 रहेगा, जिसमें मैं मेजरली ये बताने वाला हूँ कि आप रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। आप जैसे भी अपना प्लानिंग करेंगे, जितने भी आप एसडब्ल्यूपीज़ करेंगे या एसआईपीज़ करेंगे इनिशियली, फिर बाद में आप एसडब्ल्यूपीज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको एक्चुअली रिस्क कैसे मिटिगेट करना है, कैसे मैनेज करना है और आपको कैसे एक रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि आपको एक्चुअली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए क्यों? क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इम्पोर्टेंस है? और क्यों ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाए घर पे, कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप खुद का कुछ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई बिज़नेस करना है या फिर आपको कुछ रिसर्च करना है या फिर आपको सिर्फ 1 साल मान लीजिए वर्ल्ड टूर करना है या कुछ भी आप करना है आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्दो बिज़नेस करना हो, उसका जो पैसा रहेगा, आपको अगर वर्ल्ड टूर करना हो उसका जो पैसा रहेगा और इन चीज़ों का किसी का भी जो भी आपके पास ये पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट आप म्यूचुअल फंड से ज़रूर ना उठाएँ, क्योंकि ये आपका सिर्फ रिटायरमेंट प्लान है, ये आपका सिर्फ लिविंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स उठाने के लिए है। मैं सब हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड को कभी हाथ ना लगाएँ, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये सब ऑन पेपर्स है, ठीक है? ये 12% रिटर्न होना, ये सब एवरेज है। किसी साल मान लीजिए 30% करेक्शन हो गया। करेक्शन मतलब नीचे गिर गया। मान लीजिए आज आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, कल रिसेशन आ गया। कल से रिसेशन चालू हो गया, वो 30% से गिर गया, आपका 1 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए हो गया। अब आप उस टाइम पे अगर उठाएँगे, तो आपको 30 लाख का नुकसान है। तो आप उस टाइम पे नहीं उठाएँगे पैसे और पैसे अगर आप नहीं उठाते, तो अब आप एसडब्ल्यूपी कैसे करेंगे? तो उसके पीछे एक और जो मेजर एस्पेक्ट है, वो मेजरली ये है कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि रिसेशन कभी भी आ सकता है और उस टाइम पे हमें सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से या इस पर्टिकुलर पार्ट से आपको पैसे नहीं उठाने। आप ये जो 5 लाख रुपए उठाने की बात कर रहे हो इस पर्टिकुलर एक्सेल के हिसाब से, आपको 5 लाख रुपए रिसेशन के टाइम पे नहीं उठाना है। वो 5 लाख रुपए के हिसाब से आपको आज ही एक ऐसा एफडी कर देना है या ऐसा रिकरिंग डिपॉज़िट कर देना है, जो रिसेशन के टाइम पे आपके काम आ सके। अगर मान लीजिए 2 साल के आसपास करेक्शन को टाइम लगता है, आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, 2 ढाई साल के आसपास लगता है। तो 2 साल का खाने का पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिटायर भी कर जाते हैं, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप सैलरीड हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिसेशन के टाइम पे बहुत लोगों की नौकरी भी जाती है, उस टाइम पे यही पैसा काम भी आता है। तो आपके पास एक एफडी ज़रूर होना चाहिए, उसको आप इमरजेंसी फंड बोले, उसको आप रिसेशन फंड बोले, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 साल के आसपास आपके पास अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2 साल का आपके पास कॉर्पस ज़रूर होना चाहिए फिक्स्ड डिपॉज़िट में। मतलब ऐसे फिक्स्ड डिपॉज़िट, फिक्स एसेट में, जिससे कि आप कुछ भी अगर दुनिया में हो जाए, आप उससे अपना घर संसार ज़रूर चला सकें। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए उस टाइम पे आपको 5 लाख रुपए महीना चाहिए, आपके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए उस टाइम पे। तो आज से आप मान लीजिए एक एफडी 6% अगर रिटर्न देता है, तो आप इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एनुअलाइज़ रिटर्न अगर 6% ही है उस टाइम पे, तो आप मान लीजिए आज 30 साल की उम्र में आप एक एफडी स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए महीने का आप 10,000 भी अगर देते हैं उसको, और अगर आपके पास मान लीजिए 10% भी आप उसको बढ़ाते हैं ईयर ऑन ईयर, तो आपके पास मान लीजिए 1.2 करोड़ के आसपास कॉर्पस हो जाता है। 1.2 करोड़ कॉर्पस काफ़ी होगा 5 लाख को उठाने के लिए। तो कैलकुलेशन पूरा नेट बैठ गया, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50,000 का एसआईपी कर रहे हैं, तो आप 10,000 का एफडी भी ज़रूर कीजिए उसके साथ। मैं ये रिकमेंड कर दूँगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से, पर आप अपना सिनेरियो खुद बना सकते हैं इसके साथ, इसके माध्यम से भी, कि आप आज ही 10,000 रुपए रखना चालू कीजिए एफडी में हर महीने, महीने दर महीने, जिससे कि आपका एक इमरजेंसी कॉर्पस भी बन जाएगा फॉर रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर कभी रिसेशन आता है, तो आप इस एफडी से पैसा उठाएँगे, ना कि अपने इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका गिर चुका होगा, तो आप लॉस में चीज़ें बेच के आप लेंगे। तो आपको रिसेशन में हाथ नहीं लगाना है अपने कॉर्पस को, अपने म्यूचुअल फंड के कॉर्पस को आफ्टर रिटायरमेंट भी, और विद मतलब बिफोर रिटायरमेंट भी आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले एक ऐसा इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखना है 2 साल का, जिससे कि आप म्यूचुअल फंड को हाथ ना लगाएँ किसी भी सूरत में। और अगर आपको अभी मान लीजिए 30 से 50 साल की उम्र में
आपको अगर घर खरीदना है, आपको अगर अपने बेटे बेटियों की शादी देनी है, या कोई भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, अगर उनको स्कूल भेजना है, एजुकेशन, अगर उनको अब्रॉड से एजुकेशन करना है और वो लोन नहीं लेंगे और आपको ही अगर पे करना है, तो फिर आप उसके लिए एक सेपरेट कॉर्पस बनाइए, लेकिन म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट प्लानिंग को बिल्कुल टच मत कीजिए, कम से कम 15 से 20 साल, 10 से 15 साल एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप उसको टच करेंगे, अगर आप उसको खरीदेंगे, बेचेंगे, तो आप हो सकता है मार्केट से जो बेनिफिट हो सकता था वो लॉस कर जाए। और ऐसा बहुत होता है, ऐसे बहुत स्टडीज है, ऐसे बहुत डेटा है जिसमें मान लीजिए 2 साल 3 साल तक मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, उसके बाद एक ही साल में मार्केट 100% उठ गया। मान लीजिए वही ऐसा साल होगा जो आपने पैसा उठा लिया, आपने देखा कि ग्रोथ नहीं है, पैसा उठा लिया और फिर वो 100% आपके हाथ से छूट गया, तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही मिला। आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, आप जितना रखेंगे स्टॉक्स को, जितना भी रखेंगे, आप म्यूचुअल फंड्स को भी, स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स को आप जितना होल्ड करेंगे उतना आपको ज़्यादा वैल्यू देगा वो। आपने जैसे ही खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी तो वो आपको लॉस देना चालू कर देगा, सिंपल बात है। तो ऑलवेज प्लान रिटायरमेंट इन वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट में आप रिटायरमेंट प्लान कीजिए, दूसरे एस्पेक्ट में आप अपने बड़े अरमान के लिए कॉर्पस फंड बनाइए। उसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, गोल्ड में करना क्या सही रहता है, नहीं रहता है, जो भी है उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर आएगा। आपको या तो एफडी करना है, या तो रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या फिर आपको गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड ये सब खरीद सकते हैं, या फिर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप खरीदेंगे क्योंकि ये सेफ एसेट्स है और ये आपको बहुत ज़्यादा डिप नहीं होगा मार्केट में, और वॉलीटिलिटी नहीं है इनमें, मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है बहुत ज़्यादा ये। तो आप कभी भी बेचेंगे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। लेकिन इनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम होता है, मोस्टली 6% से लेके 8-9% तक मैक्स होता है। और म्यूचुअल फंड आपको 12-15, अगर आपने सही से, अगर आपने छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स में लगाया, छोटे मोटे मतलब स्मॉल कैप और इन सब में लगाया, तो शायद 20-25% भी रिटर्न मिलता है। रिस्की है, पर आप रिस्क उठा सकते हैं अगर आप रिसेशन प्रूफ है तो, ऐसा मैं बोलूँगा। तो ऑलवेज बी रिसेशन प्रूफ। अगर आप रिसेशन प्रूफ है, आप अगर हाथ नहीं लगा रहे म्यूचुअल फंड को, आप स्मॉल कैप भी खरीद के रख देंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि अगर मान लीजिए मैं अभी का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 50,000 हम लोग एसआईपी कर रहे थे और हमारे पास 6 करोड़ का कॉर्पस था, ठीक है। अभी मेरा मैंने 12% उस टाइम पे रखा था, तो ये 11 करोड़ आया था। 11 करोड़ में क्योंकि 6% ही हम उठा रहे हैं, तो हमारा पैसा मरते दम तक खत्म नहीं होने वाला है। उल्टा हमारे जो बच्चे होंगे वो, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉर्पस होगा, शायद उनको कमाने की ज़रूरत ना पड़े एक तरीके से। लेकिन इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 12% को मैं 20% रिटर्न कर दूं, तो 11 करोड़ का वैल्यू कितना चेंज होता है? 11 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा 27 करोड़ रुपए। तो 12% और 20% में इतना फर्क हो जाता है। अगर मैं उसको 15% भी कर दूं मान लीजिए, तो भी ये 15 करोड़ हो गया, मतलब 4 और करोड़ रुपए आपको मिल गए। 3% अगर आपका एवरेज रिटर्न ज़्यादा है तो। अभी जैसे ये 10 साल में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ा है मार्केट का अगर आप इंडेक्स भी उठा लेंगे या फिर आप लार्ज कैप भी देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास नेट रिटर्न है। मिड कैप का 25% रिटर्न है ईयर ऑन ईयर, स्मॉल कैप का 30% रिटर्न है ईयर ऑन ईयर। 30% रिटर्न होना मतलब बहुत बड़ी बात। मतलब आपके पास पता नहीं 106 करोड़ रुपए होंगे, ये डेटा यही शो कर रहा है, यही बता रहा है कि अगर आपने 20 साल वैसा रख दिया हो, आपको 20-20 साल रखने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप 40 भी साल रखोगे तो भी ऑलमोस्ट आपके पास 4.3 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। तो अगर आपको 11 साल, मान लीजिए आपने स्मॉल कैप पे पैसा लगाया हो और 11 साल अगर आपने 30% ईयर ऑन ईयर अगर कमाया हो, तो 11 ही साल में आप अपने रिटायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। और जबकि बाकी अगर आप लार्ज कैप 12% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें उसको, तो आपको ऑलमोस्ट 21 साल लग जाते हैं उसको अटेनुएट करने में, उसको पर्टिकुलरली कैप्चर करने में। तो आप 10 साल बचा पा रहे हैं अपने। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नए हैं इस म्यूचुअल फंड के पार्ट में, तो आपको हमेशा लार्ज कैप में ही लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, रिलायंस, अदानी, ये वो जो भी होल्डिंग्स हैं, जो भी म्यूचुअल फंड, वो लार्ज कैप के ही स्टॉक्स रखते हैं। टॉप 100 कंपनीज जो है, जो इंडिया को चला रहे हैं, एक तरीके से इंडिया को जो इकोनॉमी दे रहे हैं, उसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है वो। लेकिन अगर आप में थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट है, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप भी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि स्मॉल कैप क्या है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होता है मिड कैप, क्या होता है फ्लेक्सी कैप, क्या होता है, उन सब के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर आएगा।
तो हाँ, बस चैनल में बने रहिए। आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए लोगों को, अवेयर कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी आगे बढ़ाइए, जिससे कि आप और मे बी आपके पेरेंट्स और मे बी आपके आने वाले जनरेशन को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता रहे। यही मेजर पार्ट्स हैं कि आपको कैसे अपना फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लान करना है और आपको एक कॉर्पस ज़रूर बनाना है जो कि रिसेशन प्रूफ होना चाहिए। तो क्या होगा कि आप अगर स्मॉल कैप भी खरीद के रख देते हैं और आपका डिप 30% की जगह 40% अगर आपको डिप हो जाता है, तो भी आप उठा नहीं रहे हैं तो आपको कुछ लॉस नहीं है। जब तक आप उठा नहीं रहे तब तक आपको लॉस नहीं है। तो आप अपना एफडी को तोड़ के ज़रूर उसमें यूटिलाइज़ कीजिए उस रिसेशन के पीरियड में 2 साल में। फिर 2 साल जैसे ही आपका रिसेशन खत्म हो जाता है, तो फिर से आप उससे विथड्रॉल करना चालू कर सकते हैं और आपका कॉर्पस फिर ऑब्वियस बात है रिसेशन के अगले 1-2 साल में फिर से रैली होगा। रैली होने के बाद थोड़ा-सा पैसा उठा के फिर से अपने एफडी में रख दीजिए। तो आपने एफडी का पैसा अभी रिसेशन जब हुआ तो आपने यूटिलाइज़ कर लिया अपने लिए और आपने पैसा कुछ भी नहीं उठाया। तो आपका पैसा वही का वही रह गया और वो अब उठ ही रहा है। तो साल 2 साल में वो जब उठ जाएगा, फिर से उससे थोड़ा-सा चंक निकाल के एफडी में रख दीजिए फॉर सिक्योरिटी फॉर नेक्स्ट रिसेशन। तो ये एक बोनस टिप ज़रूर रहेगा। बाकी इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ऐसा कुछ कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए और आपको अगर एक्सेल चलाने में और कुछ किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। मैं उसके उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा कि मैं कैसे उसको और ईज़ी सरल तरीके से बता सकूँ। बाकी थैंक यू सो मच।